गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल वाली क्लास से हमने अपना पहला टॉपिक पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कशन हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। उन क्वेश्चन के आंसर्स आज वाली क्लास में हमको डिस्कस करने हैं। ऑल्दो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर्स भेजे हैं सबके सही जवाब है, ऑलमोस्ट सभी के सही हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रू है या फॉल्स है ये तो आपने बता दिया, लेकिन उसके साथ जो रीजन आप बताएंगे वो रीजन टू द पॉइंट होना चाहिए। और रीजन सही तब होगा जब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। वैसे तो हमने 11th में ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ये दो या दो से ज्यादा लोगों में एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट शेयर करना है एक बिजनेस का, और वो बिजनेस जो है या तो एक कैरी करेगा या सभी मिलके कैरी करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस तरह की डेफिनेशन है। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से निकलने वाले जो पॉइंट्स हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और कल वाले केसेस को फिर से देखते हैं कि क्या वो पार्टनरशिप में कवर होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। हम इन्हीं को एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो पहला फीचर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई नेचुरल रिलेशन है, जैसे दो भाई हैं, तो सिर्फ भाई हैं इसीलिए वो पार्टनर भी हो जाएंगे बिजनेस में, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट में एंटर करें तभी जाके वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। वो ओरली बातों ही बातों में डिसाइड कर सकते हैं और पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। हाँ, अगर उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आगे जाके उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से अगर डिस्प्यूट होता है तो पार्टनरशिप ब्रेक भी हो सकती है। लेकिन उससे बचने के लिए कुछ रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट में जो अप्लाई होते हैं, उन रूल्स को हम आगे सीखेंगे। फिलहाल तो हमको एक बात समझ में आ गई कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अब दूसरी बात पार्टनरशिप में जो खास है वो है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो यहां पे सेकंड पॉइंट है टू और मोर पर्संस। अब देखिए, कल वाली क्लास में जो हमने केसेस देखे थे, जो पहला केस था हमने उसमें ये बोला था कि वो दोनों भाई हैं इसीलिए वो पार्टनर्स भी हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो दोनों भाई हैं तो वो पार्टनर भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक वो पार्टनर्स नहीं हो सकते। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी कैसा होना चाहिए वो आज वाली क्लास में हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है टू और मोर पर्संस। तो कल वाली क्लास में जितने भी केसेस थे सब में दो या दो से ज्यादा लोग तो थे ही। हमने तो वैसे दो ही लोगों का एग्जाम्पल लिया था, तो दो से ज्यादा भी होते तो पार्टनरशिप हो सकती है। दो पॉइंट हो गए, एग्रीमेंट टू और मोर पर्संस हु हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये तीसरी कंडीशन है। देखिए, जितनी भी कंडीशंस मैं यहां पे लिखूंगा उनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो वो पार्टनरशिप माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तब तक उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि यहां पे बिजनेस भी होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पांच इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं पार्टनरशिप की, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कंडीशन है ये कंडीशन नंबर 5, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हम एक एक को समझते हैं लाइन से। सबसे पहले हमने एग्रीमेंट को समझा। ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, आइदर ओरल और रिटर्न। जो कल वाले केसेस थे मैंने एक में भी ये नहीं बोला था कि उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, और रिटर्न एग्रीमेंट कोई कंडीशन है ही नहीं पार्टनरशिप की। अगर ओरल एग्रीमेंट भी है तो भी उसे वैलिड पार्टनरशिप माना जाएगा अगर बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इस एंगल से जितने भी केसेस कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किए उनके बीच में एग्रीमेंट तो था। अब वो कैसा एग्रीमेंट था? वो एग्रीमेंट बिजनेस का था जिसमें वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे क्या? अब इस बात को समझना है। दूसरी कंडीशन तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गई है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। हर केस में कल वाली क्लास में दो लोग ही थे, दो से ज्यादा भी हो सकते थे।
तीसरी कंडीशन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर करना कंपलसरी कंडीशन है। अब देखिए जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें करण का एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस था और अर्जुन जो था उसे मंथली बेसिस पर रखा गया था, तो क्या वो प्रॉफिट शेयर कर रहा था क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसीलिए केस नंबर फर्स्ट में वो पार्टनरशिप नहीं है। हम यहाँ पे सारे केसेस के आंसर भी लिखते जाते हैं। केस नंबर फर्स्ट वैलिड पार्टनरशिप का केस नहीं था वो, और उसका रीजन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आपको एग्जाम में इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक लाइन में कि वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए उसको वैलिड पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉरी तीसरी हो गई, चौथी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तो उसे भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कल वाला जो केस नंबर फोर्थ था, उस केस नंबर फोर्थ में जो बिजनेस वो कर रहे थे लॉकडाउन में, वो था ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इंजेक्शंस। अब क्या वो वैलिड बिजनेस है? क्या वो वैलिड बिजनेस नहीं है, वो एक इलीगल बिजनेस है। और अगर वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी पार्टनरशिप को वैलिड पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। केस नंबर फोर्थ पार्टनरशिप नहीं है, उसका रीजन है इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी को बिजनेस नहीं माना जा सकता है, और बिजनेस नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप भी नहीं है। देन उसके बाद केस नंबर फिफ्थ में हमने देखा था, केस नंबर फिफ्थ में लॉकडाउन में दो लोगों ने लोगों की सेवा करना स्टार्ट किया, उन्हें फूड सप्लाई करना स्टार्ट किया, उन्हें मेडिसिन सप्लाई करना स्टार्ट किया। 50-50 हजार रुपए दोनों ने कंट्रीब्यूट किए थे। तो ऐसे केस में जो काम वो कर रहे हैं, सर्विंग सोसाइटी इज नॉट एट ऑल अ बिजनेस। बिजनेस तो वो होता है जिसमें हम रिस्क लेते हैं प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। बिजनेस की डेफिनेशन भी लास्ट ईयर आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ी है। तो लोगों को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना बिजनेस नहीं है, इसीलिए वहां पे भी पार्टनरशिप नहीं है। नो बिजनेस। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना था, आपको उसके साथ उसका रीजन भी लिखना था, और रीजन इन्हीं कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, या फिर हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशंस फुलफिल ना हो रही हो, इसीलिए उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। तो केस नंबर फोर्थ हो गया, केस नंबर फिफ्थ हो गया। बिजनेस का मतलब समझ में आ गया, वैलिड बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट कंडीशन है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको साथ में पढ़ते हैं, बिजनेस कैरी होना चाहिए। वो बिजनेस कौन करेगा? वो बिजनेस कोई एक पर्सन भी कर सकता है, या चाहे तो सब लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कोई भी बिजनेस कर रहा होगा वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे हर पार्टनर अपने आप में एक प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एक एजेंट भी है। तो मतलब इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। ये भी आप वर्ड नोट कर सकते हैं। मतलब कि केवल एक पार्टनर एजेंट है और दूसरा एजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में उसे पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता है। केस 2 की बात करते हैं जरा अपन। केस 2 में राम एंड श्याम वाला केस था। राम का वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस था और श्याम को उसने बोला था कि तुमको एक अलग ब्रांच दी जाती है, मुंबई में तुम जाओ, जितनी भी सेल तुम जनरेट करोगे उसका कुछ परसेंटेज तुमको दिया जाएगा। तो ऐसे केस में मंथली पेमेंट सिस्टम तो नहीं हुआ, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी है, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग भी हैं, बिजनेस भी है, लेकिन क्या वो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है क्या? देखिए वहां पे जो श्याम है वो एजेंट है, मतलब कि अगर श्याम गुड्स बेचेगा तो उसको कमीशन मिलेगी, लेकिन अगर श्याम गुड्स नहीं बेच पाया तो उसे कमीशन नहीं मिलेगी। क्या राम के लॉस को श्याम भी बेयर करेगा क्या? बिल्कुल बेयर नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे केवल श्याम एजेंट है, राम तो एजेंट है ही नहीं। एक वैलिड पार्टनरशिप में हर पार्टनर का एजेंट होना और हर पार्टनर का प्रिंसिपल होना जरूरी है। ये क्या प्रिंसिपल एजेंट की बात मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, सपोज ABC, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ABC एंड एसोसिएट्स। अब अगर ये तीनों पार्टनर्स हैं
तो बी से कोई गलती होती है तो बी की गलती को सब लोग मिलके भुगतेंगे, और अगर बी कुछ पैसे कमाएगा फर्म के लिए तो उसको सब शेयर करेंगे। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कि काम चाहे वो मिलके करे या उनमें से कोई भी एक पर्सन करे, लेकिन उसका इफेक्ट सबको पड़ेगा, और ऐसा केवल एक के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि बी अगर कुछ करे तो उसका इफेक्ट सी और ए पे तो पड़ता ही है, लेकिन ए के करने का इफेक्ट बी और सी पे नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में म्यूचुअल एजेंसी वाली जो कंडीशन है वो मिसिंग मानी जाएगी। हर पर्सन एक एजेंट होना चाहिए और हर पर्सन एक प्रिंसिपल होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। केवल एक एजेंट है और दूसरा प्रिंसिपल है तो फिर वो कमीशन एजेंट वाला काम हो जाएगा, जैसा केस नंबर 2 में हो रहा था। तो वो भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो यहां पे वैलिड पार्टनरशिप केस नंबर 2 में भी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी वाली कंडीशन मिसिंग है, क्योंकि वहां पे राम के दिल्ली वाले बिजनेस से शाम को कोई मतलब नहीं था, जबकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होना चाहिए। वहां पे केवल एक एजेंट है और एक प्रिंसिपल है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। और जो ये केस 3rd है एक्चुअली इलीगल एक्टिविटी वाला, केस 3, केस 4th था जिसमें वो सोसाइटी को सर्व कर रहे थे। केस 5th की अब बात करते हैं। केस 5th में 2 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस प्रॉपर्टी को उन्होंने 50 लाख में खरीदा और फिर 70 लाख में बेच दिया। जितना भी प्रॉफिट हुआ दोनों ने इक्वली शेयर कर लिया। तो ऐसे केस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है, एग्रीमेंट भी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसे महंगे में बेचेंगे। तो फिर ऐसे केस में एग्रीमेंट है, 2 और मोर पर्संस है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन क्या वहां पे बिजनेस है क्या? केस नंबर 5th में बिजनेस वाली जो कंडीशन है वो अगेन मिसिंग है, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी में को ओनरशिप है उनकी, और को ओनर होना बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसको वो बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। को ओनरशिप के केस को चूंकि बिजनेस नहीं बोला जा सकता है तो वहां पे भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। नो बिजनेस, आप यहां लिख सकते हैं को ओनरशिप। 5 अलग अलग केसेस और 5 में से एक में भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो हाँ, सबके अलग अलग रीजंस हैं, आपको समझ में आ रही होगी बात। किसी में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, किसी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, किसी में लीगल बिजनेस नहीं हो रहा है, और किसी में को ओनरशिप है जिसको बिजनेस में कवर नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में 5 के 5 केसेस पार्टनरशिप वाले नहीं थे। अब इन 5 केसेस को हटाता हूं और केस नंबर 6 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था उसकी बात हम करेंगे और वहीं से न्यूमेरिकल्स की भी शुरुआत करेंगे। तो पहले ये 5 केस हटा देता हूं। केस नंबर 6 में 2 लोगों ने मिलकर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट किया था, विजय अजय, जिसमें से एक ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 5 लाख रुपए और दूसरे ने 50,000 रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक मैंडेटरी कंडीशन है, एक कंपलसरी कंडीशन है क्या एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए? एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, ये 5 कंडीशंस हैं। इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या कि हर पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब तक 2 लोग मिलके इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तब तक वो पार्टनर नहीं हो सकते। देखिए, कल वाली क्लास में भी जब ये केस मैंने लिया था, मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल एंगल से ये केस आपको बहुत काम आने वाला है। छोटी छोटी जो डाउट्स होते हैं मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपको लगता है कि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये बात भी अपने आप पे गलत है। हाँ, 99% केसेस में होता ये है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे किसी के पास कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है और वो एफर्ट्स लगा रहा है, तो भी वहां पे वैलिड पार्टनरशिप हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, देखिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरे पर्सन को ही एफर्ट्स लगाने होंगे, लेकिन अगर दोनों चीजें एक ही पर्सन करेगा तो फिर वो दूसरे पर्सन से पार्टनरशिप भला क्यों करना चाहेगा? अब विजय
विजय ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, विजय ही अपने एफर्ट्स भी लगाए, तो फिर ऐसे केस में अजय की जरूरत क्या है? अजय को पार्टनर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो सिचुएशन तो काफी इलॉजिकल हो जाएगी। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, तो किसी के पास कैपिटल है, किसी के पास एफर्ट्स है देने के लिए, तभी तो वो आगे बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर एफर्ट्स लगाना मैंडेटरी कंडीशन नहीं है पार्टनरशिप की। अब ये जो 5 कंडीशंस है वो देख लेते हैं फुलफिल होती हैं कि नहीं होती हैं। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो है, दो या दो से ज्यादा लोग भी हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि जो भी ग्रॉस रिसिट्स होती हैं उसमें से पेट्रोल वगैरह के खर्चे माइनस हो जाते हैं और जो प्रॉफिट बचता है वो दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे केस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि प्रॉफिट्स जो है वो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तब जाके वो वैलिड पार्टनरशिप होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय ने ज्यादा पैसे लगाए हैं, सपोज वो लोग ये डिसाइड करते कि 60% प्रॉफिट विजय लेगा और 40% प्रॉफिट जो है वो अजय लेगा, तो ऐसे केस में क्या वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं मानी जाती? बिल्कुल वो भी वैलिड पार्टनरशिप है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन खास बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इस पॉइंट पे न जाने कितने बार क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। अगर इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है लेकिन उन्होंने कोई एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं किया है, ओरल एग्रीमेंट है, तो ऐसे केस में वो 60% 40% डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर उनको 60-40, 3:2, 7:6 इस टाइप का कोई रेशियो रखना है अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, तो उनको एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट ओरल नेचर का है, उन्होंने बातों ही बातों में काम चालू कर लिया है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे केस में जितने भी लोग होंगे सबको प्रॉफिट इक्वली शेयर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर एग्रीमेंट ओरल है तो किसी को भी प्रॉफिट का ज्यादा शेयर नहीं मिल सकता है। मतलब ये कि विजय अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता है कि उसने बहुत ज्यादा कैपिटल लगाई है, अजय अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता है कि वो बिजनेस में 12 से 14 घंटे काम करता है जो विजय नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में किसी का कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं माना जाएगा अगर उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो समझ में आ गया, दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग हो या कैसी भी शेयरिंग वो कर रहे हो, कैसी भी शेयरिंग करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ओरल एग्रीमेंट से कैसी भी शेयरिंग नहीं हो सकती है, ओरल एग्रीमेंट से सिर्फ इक्वल शेयरिंग ही पॉसिबल है। देन उन दोनों के बीच में बिजनेस भी है, कैरीड ऑन बाय ऑल। अब वो जो बिजनेस है वो ज्यादातर देखा जाए तो अजय ही कैरी करता है, लेकिन कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी वो कर रहा है वो दोनों के लिए ही कर रहा है। और अगर थोड़े बहुत एफर्ट्स विजय भी लगाएगा तो वो दोनों के लिए ही लगाएगा। तो मतलब पांचों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती दिख रही हैं। तो इसीलिए जो केस नंबर 6 है वो एक वैलिड पार्टनरशिप है। और अगर ये वैलिड पार्टनरशिप है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में दिख सकते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें इसी टाइप की बातें होंगी कि दो पार्टनर्स हैं, एक का कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना है, दूसरे का इतना है, एक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60% है, दूसरे का 40% है। इस तरह की बातें अगर लिखी हुई हैं तो हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि ये वैलिड पार्टनरशिप है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। कंडीशंस आपके सामने लिखी हैं, इन सारी कंडीशंस को आप हर क्वेश्चन में देखेंगे कि पूरी हो रही होंगी। मतलब क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो वैलिड पार्टनरशिप वाले ही होंगे। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा, ये पांचों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब न्यूमेरिकल्स किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, उनकी बात करते हैं। इस डिस्कशन को पहले आप नोट कर लीजिए। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में जो पहला न्यूमेरिकल कंसेप्ट हमको सीखना है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें उससे पहले, जैसा मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक आपका 11th का स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर स्ट्रांग नहीं तो एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए ताकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। अब देखिए हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा जाए तो शुरुआत होती है जर्नल एंट्री से, फिर लेजर्स बनाए जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं।
तो हमने लास्ट ईयर 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल अकाउंट में, इसमें से माइनस किए जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस की जाती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, और फिर फाइनली हम कैलकुलेट कर पाते हैं नेट प्रॉफिट। मतलब पीएनएल अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, अब इस नेट प्रॉफिट का हम क्या करते थे, हम बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखते थे कैपिटल। कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल में हम इस नेट प्रॉफिट को करते थे ऐड और ड्राइंग्स माइनस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाता था। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से आ गया पिक्चर में। देखिए, जब हमने पिछले साल 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे तो हमने सोल प्रोप्राइटर के एंगल से सीखे थे। अब सोल प्रोप्राइटर के एंगल से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो वहां पे तो हमें मालूम है कि कैपिटल का एक ही अकाउंट होगा। मतलब ये कि एक ही पर्सन ओनर है तो उसी की कैपिटल अकाउंट में ये जो नेट प्रॉफिट है वो जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ये है कि पार्टनरशिप की अगर हम बेसिक बैलेंस शीट की बात करें तो यहां पे एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और हो सकता है अगर 3 पार्टनर है तो सीस कैपिटल। तीन कैपिटल अकाउंट हमको दिखेंगे। 3 अलग अलग पार्टनर्स हैं, तीनों ने अलग अलग बिल के पैसा लगाया है, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 50,000 रुपए, और अलग अलग टाइम पे वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ भी करते हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप के केस में बिल्कुल सेम ही बनेगा। मतलब प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बिल्कुल सेम ही बनेगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि पीएनएल अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया, इस नेट प्रॉफिट को प्रोप्राइटरशिप के केस में तो हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब यहां पे इसको कैसे ऐड करें, ए के कैपिटल में ऐड करें, बी के कैपिटल में ऐड करें कि सी के कैपिटल में ऐड करें। तो अब ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। मतलब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, या तो उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट होगा या तो उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट होगा। अगर उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है तो ऐसे केस में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इंडिविजुअली उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। सपोज फर्म का नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए आया। अब ये 60,000 रुपए का कैलकुलेशन हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया होगा, पीएनएल अकाउंट बनाया गया होगा और हमें बता दिया गया कि नेट प्रॉफिट है 60,000 रुपए। क्वेश्चन क्लास 12th में ऐसे ही स्टार्ट होंगे, जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे पूछा जाएगा तो आपको नेट प्रॉफिट बता दिया जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट तक की कहानी तो हम क्लास 11th में ही सीख चुके हैं। तो वहां से आगे अब हमको सीखना है। वहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इस 60,000 रुपए को हमें इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 करेंगे, तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल ही होगा 20,000 रुपए। पर ये 20,000 रुपए भी हम डायरेक्टली इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके थ्रू इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं मतलब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई, उन तीनों के या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल बनेगा, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ उन पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिनमें पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता रिटर्न में, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो ऐसे केस में हमने अभी अभी डिस्कस किया कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और प्रॉफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपली प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे केस में इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशंस क्वेश्चन
क्वेश्चंस में दी जाएंगी। आपको एनालाइज करना है और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब मुद्दे की बात यह भी है कि जब रिटर्न एग्रीमेंट भी पॉसिबल है, ओरल एग्रीमेंट भी पॉसिबल है, तो ऐसे केस में रिटर्न एग्रीमेंट की नीड क्या है? क्यों पार्टनर्स आपस में रिटर्न एग्रीमेंट बनवाएंगे? और अगर आपको रिटर्न एग्रीमेंट की नीड समझ में आ गई तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस भी समझ में आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिटर्न एग्रीमेंट की नीड क्या है। रिटर्न एग्रीमेंट की नीड है डिस्प्यूट्स। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा है, केस नंबर 6 में क्या था, अजय और विजय दो पार्टनर्स थे। एक का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 5 लाख रुपए, दूसरे का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था केवल 50,000 रुपए। तो जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसे बिजनेस में लगाए हैं उसे हमेशा ऐसा लग सकता है कि उसे प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो मतलब कि डिस्प्यूट का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जिसका कैपिटल ज्यादा है उससे ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा। तो ऐसे केस में उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। हम देखिए क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से अगर उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए किसी को कम प्रॉफिट मिले और किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिले, ये तो केवल तब पॉसिबल है जब उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, सबको इक्वल प्रॉफिट ही मिलेगा। तो हम उन्हीं रीजंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहला रीजन है। दूसरा रीजन है टाइम। कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा समय देता है, कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में कम समय देता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और टाइम, ये मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में ये कवर नहीं होती हैं। मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, टाइम दोनों को इक्वल डिवोट करना पड़ेगा या टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कोई ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है तो उसे ऐसा लग सकता है कि बिजनेस उसकी वजह से चल रहा है और उससे लगेगा कि उसे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। डिस्प्यूट का रीजन नंबर 2। इसी तरह से डिस्प्यूट का एक और रीजन होता है ग्रोथ। इस ग्रोथ को समझते हैं। ग्रोथ इन द सेंस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मार्केट में जो बिहेवियर होता है अपने कस्टमर्स के साथ वो अच्छा होता है और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग लेके आते हैं। ऐसे पार्टनर्स को क्या होता है, ऐसा लग सकता है कि बिजनेस जो ग्रो कर रहा है वो उनकी वजह से कर रहा है, उनके कनेक्शन अच्छे हैं, उनके मार्केट में रिलेशन अच्छे हैं अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से। तो ऐसे केस में ये फीलिंग आ सकती है कि चूंकि बिजनेस उनकी वजह से चल रहा है, भले ही वो कम टाइम दे रहे हैं लेकिन बिजनेस वो ही लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है डिस्प्यूट का। ध्यान रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इसीलिए इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए वो आपस में रिटर्न एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। देखिए अगर दोनों इक्वल टाइम देते हैं फर्म में, दोनों ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है और दोनों का बिहेवियर भी सबके साथ वैसा ही है, तो ऐसे केस में अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब दोनों ने बराबर पैसा लगाया है, दोनों उतना ही टाइम ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं तो प्रॉफिट्स भी इक्वली ही बांटेंगे। तो ऐसे केस में डिस्प्यूट के चांसेस भी कम है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, जब सब लोग बराबर टाइम नहीं देते, जब सबका बिहेवियर मार्केट में अलग अलग है। तो ऐसे केस में सबको अपना पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग सकता है। जैसे विजय था, विजय का कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो उसे लगेगा ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पैसा लगाया है, उसी से बिजनेस चल रहा है। दूसरा पार्टनर जो ज्यादा टाइम देता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे ऐसा लग सकता है कि पैसा कोई भी लगाए, बिजनेस चलता है जब हम बिजनेस में टाइम देते हैं और मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इन्हीं रीजंस की वजह से पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है। तो ये डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए जरूरी है उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट, और उस रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू इन डिस्प्यूट्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, अब उनके सॉल्यूशंस देखिएगा। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, डिस्प्यूट के रीजंस हो गए। अब इन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट में क्या क्या लिखवाया जा सकता है। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेके डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी बातें हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएंगी, सारे कंसेप्ट्स काम आएंगे
कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहला डिस्प्यूट और उसका सॉल्यूशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये कि हम रिटर्न एग्रीमेंट में ये लिखवा सकते हैं कि जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पे उसको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब अगर ऐसा क्लॉज हमने अपने एग्रीमेंट में लिखवा दिया तो जैसे विजय और अजय दो पार्टनर्स थे, जिसने 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उससे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो 50,000 रुपए आएगा। और वहीं पे जो दूसरा पार्टनर है जिसने केवल 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं उसको 10% इंटरेस्ट देंगे तो 5,000 रुपए ही मिलेंगे। तो जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि कैपिटल ज्यादा लगाने का उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्लॉज जो है अगर हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई डिबेट नहीं होगा आपस में उन पार्टनर्स के बीच में। पहला जो डिस्प्यूट है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसका सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा डिस्प्यूट है टाइम। जो पार्टनर ज्यादा समय ऑर्गेनाइजेशन में देता है उसे ये लग सकता है कि उसके टाइम देने की वजह से ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रहा है। तो ऐसे केस में इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करवा सकते हैं एक और क्लॉज, सैलरी। अब आपको लगेगा सैलरी तो एक ऐसा आइटम है जो हम जनरली एम्प्लॉयज को पे किया करते हैं। तो देखिए, एम्प्लॉय सैलरी एक अलग कंसेप्ट है जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होने की वजह से हम पेमेंट करते हैं। ये जो सैलरी है ये पार्टनर्स सैलरी है। पार्टनर सैलरी हम केवल वर्किंग पार्टनर्स को देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे पार्टनर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देते हैं तो वो अपने टाइम की वजह से कुछ अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, उसको सैलरी बोला जाता है। और रीजन यही है कि हमें टाइम से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे तो जो पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और जो पार्टनर्स टाइम दे रहे हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है प्रॉफिट को लेके कि जो पार्टनर ज्यादा टाइम दे रहा है उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको किस तरह से पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू खत्म किया जाता है। अब तीसरा डिस्प्यूट है ग्रोथ। जो ज्यादा बिजनेस लेके आता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से, उसके कॉन्टेक्ट्स की वजह से, उसके कनेक्शंस की वजह से बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, उनका डिस्प्यूट खत्म करने के लिए कमीशन का पेमेंट हम उन्हें कर सकते हैं। तीसरा जो डिस्प्यूट है वो है ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जो जनरली टाइम या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है। जो पार्टनर फर्म में ज्यादा बिजनेस लेके आता है उसे ऐसा लगता है कि उसके कनेक्शन की वजह से बिजनेस चल रहा है, तो ऐसे केस में हम उस पार्टनर को अलग से कमीशन दे सकते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे अब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, 3 पार्टनर्स हैं, कोई ज्यादा टाइम देता है, किसी ने ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है और कोई ऐसा पार्टनर भी है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल जाएगा, जो टाइम ज्यादा देता है उसको सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसे कमीशन मिल जाएगी। तो ऐसे केस में जो ये डिस्प्यूट्स उनके बीच में हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये डिस्प्यूट्स आपको समझ में आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर पार्टनरशिप में डिस्प्यूट से बचने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो एक और खास बात है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मैंने आज वाली क्लास में अभी आपको समझाया कि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। एग्जाम में 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए पार्टनरशिप ओरल हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसका आंसर है पार्टनरशिप बिल्कुल ओरल हो सकती है, क्योंकि एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल और नॉट। तो ध्यान से समझिएगा, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड में फर्क है।
पार्टनरशिप तो हमने समझा, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बोला ही रिटन डॉक्यूमेंट को जाता है। अगर उनको डिस्प्यूट का डर है और वो रिटर्न एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। और पार्टनरशिप डीड कभी भी ओरल नहीं हो सकती। हाँ, पार्टनरशिप ओरल हो सकती है अगर उनके बीच में कोई डीड है ही नहीं, पर डीड का मतलब ही रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड भला ओरल कैसे हो सकती है? तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चंस देखेंगे थ्योरेटिकल नेचर के तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी सारे दिखेंगे। तो पार्टनरशिप लिखा है या पार्टनरशिप डीड लिखा है, आपको दोनों का मीनिंग क्लियर होगा तो आप सही आंसर दे पाएंगे। तो अब देखिए, हमको जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे या इन जनरल जो हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे पार्टनर्स के बीच में रिटन डॉक्यूमेंट होगा। पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस हमको बताए जाएंगे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका अलग अलग कैपिटल है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए, उनको कमीशन भी मिलना चाहिए। ये सारे क्लॉजेस आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहेंगे। तो आपको करना क्या है, उन क्लॉजेस के बेसिस पर उनका कैलकुलेशन करना है। ए बी सी तीनों को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तीनों को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए और तीनों को कमीशन कितना मिलना चाहिए। देन जब हम ये तीनों चीजें उन्हें दे देंगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अब सबसे खास बात है समझने वाली, जैसे 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। अब चूंकि उनके बीच में रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पार्टनरशिप डीड है, तो ऐसे केस में इस 60,000 रुपए को डायरेक्टली इक्वली नहीं बांटा जाएगा। अब इस 60,000 रुपए में से क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा सैलरी के फॉर्म में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, तीसरा हिस्सा कमीशन के फॉर्म में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जो बच जाएगा, देखिए 3 डिस्प्यूट के रीजंस थे, तो सबसे पहले इन तीनों का पेमेंट हमें करना पड़ेगा, उसके बाद भी जो अमाउंट बच जाएगा उससे हमें डिवाइड करना होगा और उस अमाउंट को बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, एक डाउट ये भी मन में आ सकता है कि जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उसको देंगे क्या? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका कैपिटल ज्यादा है केवल इंटरेस्ट उसी को मिलेगा, जो क्लॉज होगा वो सबके लिए होगा। इंटरेस्ट ऑन क्लॉज होने की वजह से सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि 60,000 रुपए हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सारे आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद 60,000 रुपए हमारे पास बचे। अब इस 60,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो जो डिस्प्यूट के रीजंस हैं उनके बदले में हमें पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, जो हमारे रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पहले हम वो देंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देन उसके बाद सैलरी देंगे, उसके बाद कमीशन देंगे, उसके बाद प्रॉफिट बच जाएगा तो हम उसको पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे केस में समझने वाली बात ये है कि जो ये सारे आइटम्स हम दे रहे हैं, क्या ये हम आउटसाइडर्स को दे रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। क्या ये हम पार्टनर्स को दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम ये पार्टनर्स को दे रहे हैं। इसीलिए जब हम पार्टनर्स को ये आइटम दे रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम इस 60,000 रुपए को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स को अलग अलग फॉर्म में। हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो दे तो पार्टनर्स को ही रहे हैं, फिर हम पार्टनर्स को ही सैलरी भी दे रहे हैं, पार्टनर्स को ही कमीशन भी दे रहे हैं, तो सारे के सारे पेमेंट्स पार्टनर्स को ही हो रहे हैं और वो प्रॉफिट में से ही हो रहे हैं। इसीलिए जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं आपको, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहलाते हैं। मतलब ये है कि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सैलरी के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कमीशन के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब इन तीनों का पेमेंट हो जाएगा तो जो अमाउंट बच जाएगा उससे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट।
इस प्रॉफिट को बोल रहे थे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दिए जाएंगे। पहला एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा कमीशन। हाँ देखिए, अब मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सैलरी को पहले बोल सकते हो, आप कमीशन को पहले बोल सकते हो। कुल मिला के ये तीनों एप्रोप्रिएशंस जब हम पार्टनर्स को दे देंगे तभी हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो ये बात मैं बोल रहा हूं, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और किस तरह से डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाता है पार्टनरशिप डीड के थ्रू, इसकी बात भी करते हैं। से फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तीनों का कैपिटल बैलेंस हमको गिवन है। ए का है 2 लाख रुपए, सी का है 1.5 लाख रुपए, सॉरी बी का है 1.5 लाख रुपए और सी का है 2.5 लाख रुपए। अब एक क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि जो ये कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, क्या ये कैपिटल बैलेंसेस भी पार्टनरशिप डीड में गिवन होने चाहिए क्या? तो देखिए, कैपिटल बैलेंसेस जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होंगे। ये कैपिटल बैलेंसेस तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के पता चलेंगे। हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट होता है फर्म की बुक्स में, और उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है पूरे साल का। अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में या कभी भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसे उस एडिशनल कैपिटल पे एडिशनल इंटरेस्ट भी दिया जाता है, मतलब पर एनम बेसिस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो ये कैपिटल बैलेंसेस गिवन है हम इनको ओपनिंग कैपिटल्स मान के इन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और याद रखिएगा, ये कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं वो कभी भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल के बैलेंसेस मेंशन होंगे भी तो वो इनिशियल कैपिटल्स मेंशन होंगे, जो जब फर्म स्टार्ट हुई होगी तब हर पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा वो जरूर गिवन हो सकता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें उस पार्टनरशिप डीड के जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा उसी ओपनिंग कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। अब पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस भी आपको गिवन है। पहला क्लॉज गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to be allowed at the rate 10% per annum to all the partners। ये पहला क्लॉज हो गया। ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि हर पार्टनर को किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब देखिए, ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज लिखा हुआ है, सैलरी एट द रेट 2000 per month to be allowed to all working partners। टू ऑल वर्किंग पार्टनर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलनी है। सैलरी केवल उन पार्टनर्स को दी जाएगी जो वर्किंग पार्टनर्स होंगे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन में कौन से पार्टनर्स वर्किंग हैं और कौन से नॉन वर्किंग हैं ये भी मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ए एंड सी बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स। तो ये क्लियर हो गया कि जो बी है वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसे सैलरी नहीं दी जाएगी, केवल ए को और सी को सैलरी दी जाएगी। अब थर्ड क्लॉज लिखा हुआ है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹20,000 पर एनम। ये तीसरा क्लॉज पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन है कि बी जो एक नॉन वर्किंग पार्टनर तो है, लेकिन पक्का बी के कुछ कनेक्शंस ऐसे होंगे जिसकी वजह से फर्म का बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा होगा और इसके लिए उसे एक फिक्स कमीशन हर साल दिया जाता है पर एनम। 20,000 रुपीज लिखा हुआ है। तो अब देखिए, 3 अलग अलग क्लॉजेस गिवन है पार्टनरशिप डीड के। उसके बाद लिखा हुआ है, profits will be shared
प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:2:1 के रेशियो में इनको बचा हुआ प्रॉफिट शेयर करना है। भले यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट्स विल बी शेयर, लेकिन कौन सा प्रॉफिट इनको शेयर करना है? जो लास्ट में बच जाएगा। मतलब ये कि नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, फिर सैलरी अलाउ करेंगे, फिर कमीशन अलाउ करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1 के रेशियो में। अब जरा गौर कीजिए एक बात पे, क्या यहाँ पे कैपिटल्स का रेशियो 2:2:1 है क्या? बिल्कुल नहीं है। कैपिटल ए का 2 लाख रुपए है, सबसे ज्यादा कैपिटल 2.5 लाख रुपए सी का है, लेकिन फिर भी उसका रेशियो 1 है। बी का कैपिटल ए से कम है, लेकिन इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपस में बराबर है। ए का 2 है, बी का भी 2 है। तो ऐसे केस में आपको कैपिटल्स को देख के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जज नहीं करना है। कैपिटल्स अलग हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है। अब देखिए, ये तो पार्टनरशिप डीड के 4 क्लॉजेस हो गए। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में और गिवन है, वो है नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। 2 लाख रुपए फर्म का नेट प्रॉफिट है, और ये जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, ये पूरे साल का नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो एनुअली ही कैलकुलेट होता है। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है वो भी एनुअल बेसिस पर ही बनाया जाता है। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, अब सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहां बना लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बनाना है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम क्लास 11 में बनाया करते थे। 4 कॉलम्स हैं। देखिए, ये नॉर्मल लेजर की तरह है। लेजर में वैसे तो कई सारे कॉलम्स होते हैं, डेट का कॉलम भी होता है, लेकिन ये ऐसे लेजर्स हैं, पीएनएल अकाउंट हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो, जो साल में केवल एक बार बनाए जाते हैं। तो इनके लिए हम जो डेट है वो लेजर के ऊपर लिख दिया करते हैं, डेट का अलग से कॉलम नहीं बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ऊपर लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब यहां पे क्वेश्चन में भी ये डेट मेंशन होनी चाहिए, तो यहां भी लिख देते हैं प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, क्योंकि ये डेट जो है वो हमें तो पता नहीं होगी, ये क्वेश्चन में ही गिवन होनी चाहिए। और चूंकि ये लेजर्स हैं तो डेबिट और क्रेडिट इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा फर्म का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा फर्म का, इसीलिए हमारे पास नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए अवेलेबल है। अब इस 2 लाख रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है? डायरेक्टली इस 2 लाख रुपए को 2:2:1 के रेशियो में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हमें इस 2 लाख रुपए में से पहले सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उन्हें सैलरी का पेमेंट करना है, और जो बी है, जो फर्म की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर उसके लिए लिखा हुआ है कि उसे कमीशन दी जाएगी 20,000 रुपए पूरे साल की, तो पक्का उसका कोई ना कोई रोल तो होगा फर्म की ग्रोथ में, इसीलिए इसके लिए ऐसा कोई क्लॉज लिखा हुआ है। तो अब देखिए, शुरुआत यहां से होगी बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपए। हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत नेट प्रॉफिट से ही होगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन में कई बार आपको नेट प्रॉफिट अवेलेबल ना हो। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही बनाना है, और वो अगर प्रॉपर फॉर्मेट से बनाने जाएंगे तो हमेशा हमको शुरुआत नेट प्रॉफिट से करनी होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है अगर वो नेट प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख देंगे नेट प्रॉफिट। पर अगर वो नेट प्रॉफिट नहीं है तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। अब उस कैलकुलेशन के लिए कुछ आइटम्स ऐड भी किए जा सकते हैं और कुछ लेस भी किए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। अब जो पहला क्लॉज है,
पार्टनरशिप डीड का, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के रेट से। एक बात और है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज पहले लिखा हुआ है तो क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी की भी वही इंपॉर्टेंस है, कमीशन की भी वही इंपॉर्टेंस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी वही इंपॉर्टेंस है। अब आपको लगेगा मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उस बात पे आते हैं। सबसे पहले अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है ऐसा लिखना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद हो तो क्रेडिट साइड हम इनकम्स लिखा करते थे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखा करते थे। अब होगा ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड सारे एप्रोप्रिएशंस लिखेंगे जो जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी चार्जेस होंगे जो हमने आउटसाइडर्स को पेमेंट किए होंगे वो तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड चले गए होंगे। अब बच गए हैं पार्टनर्स को हम 2 लाख रुपए डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, 2 लाख रुपए देने तो पार्टनर्स को ही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देना है, सैलरी के फॉर्म में देना है, कमीशन के फॉर्म में देना है। उसके बाद कुछ बच जाएगा तो फिर उसको 2:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स में ही बांट दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो क्या इस 2 लाख रुपए में से किसी और को पेमेंट देना है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में ही, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को 2 लाख रुपए, सबसे पहले ए का 10% 20,000 रुपए आ गया। देन बी का कैलकुलेशन किया, 1.5 लाख रुपए पे 10% 15,000 रुपए आ गया। देन सी का कैलकुलेशन करते हैं, सी का 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए का 10% 25,000 रुपए। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या ये कैपिटल के जो फिगर्स हैं, क्या ये कैपिटल के फिगर्स कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। हम 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर पार्टनर को कितना कितना इंटरेस्ट देना है वो फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल के बैलेंसेस को हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल के बैलेंसेस तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, क्या कभी भी कैपिटल के फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको दिखे हैं क्या? कभी नहीं दिखे हैं। ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, कैपिटल को हम लायबिलिटी मानते हैं तो लायबिलिटी साइड ही लिखेंगे। तो ऐसे केस में यहां पे हमको कैपिटल नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, क्योंकि 2 लाख रुपए में से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हर पार्टनर को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद देंगे पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी में ए को सैलरी मिलेगी और सी को सैलरी मिलेगी, क्योंकि बी एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। अब ए को कितनी सैलरी मिलेगी? क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है 2,000 रुपए हर महीने के रेट से, और हमको कैलकुलेशन करना है पूरे साल का, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फॉर द ईयर बन रहा है, फॉर द मंथ नहीं बन रहा है। हर कैलकुलेशन जो है वो पूरे साल का है। ये जो 10% का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये 10% का इंटरेस्ट पर मंथ नहीं है, पर एनम है। मतलब जब आप इस कैपिटल का 10% करेंगे तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और पूरे साल का ही इंटरेस्ट हमें देना था तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 24,000 रुपए। भले क्वेश्चन में मंथली सैलरी गिवन है, लेकिन हमको एनुअल सैलरी में कन्वर्ट करके लिखना है। 24,000 रुपए ए और सी का भी 24,000 रुपए, टोटल अमाउंट हो गया 48,000। यहाँ पे इंटरेस्ट का भी टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा 20,000 और ये 40,000 रुपए, टोटल हो गया 60,000 रुपए। तो देखिए 2 लाख रुपए में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 60,000 रुपए खर्च कर दिए, 48,000 रुपए हमने सैलरी में खर्च कर दिए। इसके अलावा भी सी को कमीशन भी मिलना है, सॉरी बी को कमीशन भी मिलना है, तो यहां पे लिखेंगे। अब चूंकि एक से ज्यादा पार्टनर्स को कमीशन नहीं मिल रहा है तो यहां पे पार्टनर्स कमीशन लिखने की बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 कमीशन। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर 2 पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा होता तो हम लिखते पार्टनर्स कमीशन, जिस तरह से हमने लिखा पार्टनर्स सैलरी, फिर ए की सैलरी अलग, सी की सैलरी अलग, प्रेजेंटेशन पर्पस से। लेकिन यहाँ पे केवल एक पार्टनर को ही कमीशन मिल रही है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 20 कमीशन लिख सकते हैं। अगर सैलरी भी केवल ए को मिल रही होती तो हम डायरेक्ट टू ए सैलरी लिख सकते थे। अब मुद्दे की बात यह भी है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लॉजिकल है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स के अलावा किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, केवल मालिकों का ही पैसा है जिसको कैपिटल बोला जाता है। और अगर उन्हें इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इसके अलावा और कोई मालिक तो है नहीं, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल नहीं रहा होगा। लेकिन सैलरी और कमीशन ऐसे फिगर्स हैं जो पार्टनर्स को भी मिल सकते हैं, कमीशन मैनेजर को भी मिलती है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है। वैसे ही सैलरी जो है वो पार्टनर्स को भी मिल सकती है, एम्प्लॉइज को भी मिल सकती है। तो हमको यहाँ पे अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि ये पार्टनर सैलरी है, ये एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं है। यहां पे भी अगर कमीशन पार्टनर को मिल रहा है तो ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है, ये पार्टनर्स कमीशन है। और मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन के कैलकुलेशन में भी डिफरेंसेस हैं, उनको भी समझना है। फिलहाल तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 20,000 रुपए, तो हम लिख देते हैं। तो देखिए जो भी चीजें हम लिख रहे हैं यहाँ पे उनका बहुत स्पेसिफिक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। टू 20 कमीशन 20,000 रुपए। अब 2 लाख रुपए में से हमने 60,000 रुपए, 48,000 रुपए और 20,000 रुपए इस तरह से हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए। और अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 के रेशियो में। और यहां लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। वैसे मेरे हिसाब से केवल डिविजिबल प्रॉफिट लिखना भी अपने आप में सही है, लेकिन आपको स्कूल में बोला जाता है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप वैसे लिख सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। नेट प्रॉफिट में से एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ होता है, और डिविजिबल प्रॉफिट सारे एप्रोप्रिएशंस, ये जो एप्रोप्रिएशंस दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो और 20 कमीशन, ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस हैं। ये सारे एप्रोप्रिएशंस जब माइनस हो जाते हैं तो जो अमाउंट बचेगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है डिविजिबल प्रॉफिट। 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, उसमें से ये 60 और 40, 1,28,000 रुपए माइनस कर देते हैं। 2 लाख में से माइनस करेंगे 1,28,000 रुपए, तो 72,000 का अमाउंट बचता है। अब इस 72,000 को हम 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले ए का कैलकुलेशन, 72,000 का ए का शेयर है 2 और टोटल शेयर है 5, तो 2/5 करेंगे। 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 14,400 इंटू 2, 28,800 रुपए। बी का शेयर भी 2 ही है, जितना ए का है उतना बी का है, तो बी के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बी का फाइनल अमाउंट भी ए के जितना ही आएगा। बी का हर फिगर ए के जितना नहीं होगा, बी का डिविजिबल प्रॉफिट ए के जितना होगा, क्योंकि उनका यहाँ पे रेशियो सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों की सैलरी सेम थी तो 24,000 दोनों जगह आ गया। अब अगर दोनों का रेशियो सेम है तो यहाँ पे फिगर भी दोनों का सेम ही आएगा, 28,800 ए का, 28,800 बी का, और यहाँ पे इंटू 1 करेंगे तो सी का आ जाएगा 14,400। और जब भी आप डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एक बार टोटल जरूर चेक करें, हो सकता है आपसे गलती हो जाए। 28 + 28 56, 56 + 14 70, और ये 72,000 बिल्कुल ठीक है ये टोटल। और इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टोटल लिख देंगे दोनों साइड, 2 लाख रुपए, और फॉर्मेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत सिंपली हमने बना लिया। ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो हम क्लास 11 में बनाते थे वो इससे ज्यादा टेक्निकल हुआ करते थे, ये इतना टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले नेट प्रॉफिट से शुरुआत की, सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस, देखिए वहां पे चार्जेस होते थे, एक्सपेंसेस होते थे, उनको हम डेबिट साइड लिखते थे। यहाँ पे ये एप्रोप्रिएशंस है, लेकिन फर्म के एंगल से देखा जाए तो है तो ये आउटफ्लो ही। एक प्रकार से फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई अमाउंट दे रही है तो फर्म से तो आउटफ्लो हो रहा है, तो एक प्रकार से ट्रीटमेंट जो होगा वो चार्जेस जैसा ही होगा। चार्जेस भी डेबिट साइड आते थे, एप्रोप्रिएशंस भी डेबिट साइड आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि चार्जेस मतलब वो पेमेंट्स जो हम आउटसाइडर्स को देते हैं, और एप्रोप्रिएशंस मतलब वो पेमेंट्स जो हम पार्टनर्स को देते हैं। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस भी है जो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो चूंकि टाइम हो चुका है, आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास के बाद पूछ भी सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं।
अब देखिए पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आज वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो लॉजिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है वो ट्रिकी होते जाएंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेमैन एंगल से समझने के लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो कमीशन का कैलकुलेशन ट्रिकी होता जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ट्रिकी होता जाएगा, सैलरी में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है तो वो तो सिंपल ही रहने वाला है, लेकिन हर फिगर हमको बहुत प्रॉपरली कैलकुलेट करके पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। आज वाली क्लास के लिए थैंक यू सो मच।